नमस्कार, आप सभी को वॉइस ऑफ करियर में स्वागत है। आज साइंस सेट 4 का क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, क्वेश्चन नंबर पहला, संवेग में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? संवेग में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? सवाल आपसे यह है कि संवेग में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। एक दूसरे टाइप का इसमें सवाल बनता है, संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे है, संवेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं। सबसे पहली बात कि संवेग होता क्या है, तो इसको जानेंगे कि संवेग की अंग्रेजी मोमेंटम होता है। मोमेंटम ये जो है एक सदिश भौतिक राशि है जिसे p के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और यह जो होता है कि मास, किसी वस्तु का मास और उसके वेलोसिटी के प्रोडक्ट अर्थात गुणनफल को कहा जाता है, संवेग कहा जाता है। यानी कि संवेग जो है मास इंटू क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। संवेग में परिवर्तन का मतलब हो गया कि बाद वाला संवेग और प्रारंभिक संवेग का अंतर को ही संवेग में परिवर्तन कहते हैं। तो बाद वाला हो गया P2 और प्रारंभिक जो हो गया वह P1 हो गया। तो बाद वाला के लिए क्या हो गया, एम भी लिख दिए, और प्रारंभिक के लिए क्या हो गया, संवेग mu लिख दिया। तो इसमें दोनों में कॉमन कर दिया m, तो v माइनस क्या हो गया, u हो गया। तो देख सकते हैं मास है v माइनस u है। तो इसको हम एक निष्कर्ष पर ले जाने के लिए क्या करते हैं, t से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा हो गया, m गुना t, तो ये रह गया वेग में परिवर्तन की दर, ये हो गया v माइनस यू बटा टी। वेग में परिवर्तन की दर को कहा जाता है त्वरण कहा जाता है, और मास इंटू एक्सेलरेशन को फोर्स कहते हैं। ये फोर्स हो गया, आई इंटू टाइम, टी फोर टाइम, और इतना को कहा जाता है इम्पल्स कहा जाता है। इम्पल्स का मतलब होता है आवेग होता है। यही हो गया संवेग में परिवर्तन को संवेग में परिवर्तन को आवेग कहा जाता है, जबकि संवेग में परिवर्तन के दर को बल कहा जाता है। यही कारण है कि ये संवेग जो हो गया, ये संवेग में परिवर्तन जो हो गया, संवेग में परिवर्तन जो है ये आवेग के बराबर हो जाता है। तो यानी कि P बराबर जो है इस स्थिति में बल गुने क्या हो जाता है, टाइम भी हो जाता है, ध्यान रखेंगे। और इसका SI मात्रक जो हो जाएगा न्यूटन सेकंड हो जाएगा। तो संवेग में परिवर्तन को कहते हैं आवेग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि गति का जड़त्व का उदाहरण क्या है। तो सबसे पहले कि जड़त्व क्या होता है, जड़त्व की अंग्रेजी इनर्शिया होती है। इनर्शिया होता है किसी वस्तु का वह टेंडेंसी, वह प्रवृत्ति जिसके कारण कोई वस्तु अपनी अवस्था बना के रखता है, वही उस वस्तु का जड़त्व कहलाता है। कहने का मतलब हो गया, अगर कोई वस्तु गति में है तो हमेशा गति में ही रहना पसंद करती है, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर में होगा। तो यह जो टेंडेंसी वस्तु में होता है इसी को कहते हैं इनर्शिया कहा जाता है। और इनर्शिया जो होता है, जड़त्व जो होता है, वह 2 प्रकार का होता है। एक गति का जड़त्व होता है, एक गति का मोशन का जड़त्व होता है, और दूसरा जो होता है विराम का जड़त्व होता है, विराम का रेस्ट का होता है, यह मोशन का हो गया। तो यही आपसे सवाल कह रहा है कि कौन सा गति के जड़त्व का उदाहरण हो जाएगा। तो गति के कारण अगर कोई वस्तु जो होता है तो गति का जड़त्व हो जाएगा। जैसे पहला नंबर का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि गाड़ी के अचानक चलने से यात्री का पीछे की ओर झुक जाना। इसका मतलब जो है कि गाड़ी पहले क्या था, पहला ऑप्शन में जो दिले है वह विराम का हो गया जड़त्व।
क्यों? क्योंकि गाड़ी रुकी हुई थी और तब चली है, तो डेट मीन्स पहले रेस्ट में थी, तो उस स्थिति में यात्री जो है पीछे की ओर जाती है। पहला ऑप्शन जो होगा विराम का जड़त्व हो जाएगा। दूसरा है कंबल को छड़ी से पीटने पर धूल कण बाहर निकल जाते हैं, यह दूसरा जो ऑप्शन है विराम के जड़त्व का उदाहरण है। और तीसरा है जो चलती हुई गाड़ी को, गाड़ी चल रही, डेट मीन्स वह मोशन में है, तो यह जो है चलती हुई गाड़ी की बात करेगा, चलती हुई गाड़ी की बात हो गई, ये जो है वह गति के जड़त्व का उदाहरण हो गया। यही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और डी में है अति ऊंच वेग से कांच पर प्रहार करने से कांच में छिद्र हो जाता है। डी जो ऑप्शन दिया हुआ है वह विराम के जड़त्व का है, चूँकि कांच जो होता है वो स्थिर है, डेट मीन्स वह विराम के जड़त्व का उदाहरण हो जाएगा। हमारा सवाल था कि गति के जड़त्व का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो चलती हुई गाड़ी का अचानक से रुकने से यात्री को आगे की ओर झुक जाता है, वह एग्जाम्पल जो होगा वह गति के जड़त्व का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि 20 kg मीटर पर सेकंड संवेग है। संवेग जो दिले है इसका 20 kg मीटर पर सेकंड वाली एक वस्तु को 10 सेकंड में टाइम दिले है, 10 सेकंड दिया हुआ है। रोकने के लिए कहता है कितना बल की आवश्यकता होगा, कितना बल की आवश्यकता होगा। तो अभी हम लोग ने पढ़ा था कि संवेग में परिवर्तन, तो संवेग में परिवर्तन होगा तो भी संवेग ही होगा, तो P बराबर जो हो जाएगा फोर्स आई इंटू क्या हो जाएगा T हो जाएगा। मास इंटू वेलोसिटी यहाँ पर नहीं लेंगे, क्योंकि संवेग में परिवर्तन जो होता है वो संवेग ही कहलाता है। जैसे वेग में परिवर्तन होगा तो उसको भी वेग ही कहेंगे। तो यहाँ पर जो है कितना बल की आवश्यकता हो जाएगा, डेट मीन्स क्या हो गया, संवेग दिले है 20 दिया हुआ है, अब बल जो है वह फाइंड आउट करना है, और टाइम जब दिले है 10 दिले है, ये 2 से कट जाएगा, फोर्स जो हो जाएगा 2 न्यूटन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का उत्तर जो हो जाएगा 2 न्यूटन हो जाएगा। आगे देखते हैं तीसरा सवाल कहता है जमीन पर चलना न्यूटन के कौन से गति का उदाहरण होता है। तो न्यूटन के गति के ये तृतीय उदाहरण है, गति के तृतीय नियम का उदाहरण है। क्या एक उदाहरण है, जैसे जमीन पर चलना ये हो गया, नदी में तैरना तृतीय गति का एग्जाम्पल होगा। गोली का चलना, बंदूक से गोली का चलना, बंदूक से गोली का चलना। और एग्जाम्पल ले सकते हैं नाव से किनारे पर उतरना। ये सारे एग्जाम्पल जो होगा न्यूटन के गति के तृतीय एग्जाम्पल पर होगा। न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर ये आधारित है। ये सारे एग्जाम्पल जो है न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम जो होता है वह बल का गुण को व्यक्त करता है, बल का गुण को व्यक्त करता है। क्या होता है, पहले वस्तु के द्वारा दूसरे वस्तु पर आरोपित बल और दूसरे वस्तु के द्वारा पहले वस्तु पर लगाया गया बल दोनों आपस में बराबर होता है, लेकिन विपरीत दिशा में होता है। इसे ही न्यूटन के गति के तृतीय नियम कहा जाता है।
और इस नियम को कहा जाता है कि इस नियम से जो प्राप्ति होती है वह बल के गुण की प्राप्ति होती है। तो ये जो चीज़ बतलाता है वो बल के गुण को प्राप्त होता है, जबकि न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है, और जबकि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से संवेग की परिभाषा प्राप्त होती है और बल का व्यंजक प्राप्त होता है। इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखकर बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन हो चुका है, कहता है घनत्व का बीमा क्या होगा। तो घनत्व का अंग्रेजी होता है डेंसिटी होता है। घनत्व का क्या हो जाएगा, तो घनत्व का क्या होता है, पहले फार्मूला जानना होगा। तो क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, ये क्या हो गया, आयतन होता है। तो द्रव्यमान का क्या होता है, वह m हो गया, ये क्या हो गया, LQ हो जाएगा। तो निस्में से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, mL-Q हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, इसका डेंसिटी हो जाएगा। 6 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 9.8 मीटर लंबा लोलक का आवर्तकाल है। आवर्तकाल है, एल का मान जो है वह कितना दिले है, नहीं आवर्तकाल है, लंबा लोलक है 9.8 मीटर है। तो आपसे सवाल किया है कि आवर्तकाल का मान क्या होगा, अर्थात टी का मान क्या होगा। तो टी कैसे ज्ञात होगा, तो टी बराबर आपको पता है आवर्तकाल बराबर 2 पाई होता है, √L/g होता है। तो आपको ये पता है कि 2 का मान जो होता है कांस्टेंट होता है, पाई का भी मान कांस्टेंट होता है, जी का मान भी कांस्टेंट होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स, ये भी फिक्स, ये भी फिक्स, कांस्टेंट हो गया। तो बच गया क्या, आवर्तकाल की लंबाई हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा टी जो होगा वो सीधा समानुपाती हो जाएगा किसका, एल का हो जाता है। तो ये जो दिया हुआ है आपका लंबाई दिले है, कितना दिया हुआ है लंबाई, 9.8 मीटर लंबा लोलक है। तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा आपको, ये लंबाई जो हो जाएगा इस ढंग से निकालेंगे, 9.8 है तो टी जो हो जाएगा ये इसका मान जो हो जाएगा कितना है, 9.8 है, अब बटा यहाँ पर कितना कर देंगे 9.8, तो इसका मान ज्ञात कर देंगे। तो पाई का मान आप सबको पता है, कितना पता होता है पाई का मान, पाई का मान जो होता है वो पता है कितना, 3.1 पाई बराबर होता है 3.14 होता है। तो निकालेंगे, एल का मान तो होता है 9.8 दिया हुआ है और जी का भी मान 9.8 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो बच जाएगा क्या, 3 कितना हो जाएगा 1,4, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, 28 और 6, अर्थात कितना हो जाएगा 6.28 सेकंड हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि एल का मान 9.8 है और जी का भी मान 9.8 है, तो दोनों को वैल्यू पुट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आगे देखकर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है कि आंतरिक ऊर्जा किसके बराबर होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा जो है, यांत्रिक ऊर्जा मालूम होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के योग को कहा जाता है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। कभी कभी यही दे देता है काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा, तो यांत्रिक ऊर्जा माइनस हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, या पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा माइनस क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो ये शेष ये जो है प्लस माइनस में पूछते रहता है, सिर्फ ध्यान में रखना है कि आंतरिक ऊर्जा क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी
और पोटेंशियल एनर्जी के योग को कहा जाता है यांत्रिक एनर्जी कहते हैं। 8 क्वेश्चन जो है सूर्य के लिए प्लाइन वेग कहा जाता है। तो सूर्य का प्लाइन वेग है कितना होता है 42 किलोमीटर पर सेकंड होता है सूर्य का प्लाइन वेग। पृथ्वी का होता तो वो होता है कितना 11.2 किलोमीटर, लेकिन पूछा गया है सूर्य का, तो इस प्रश्न का उत्तर 42 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्धन का मात्रक क्या होता है। तो आवर्धन जो होता है वह प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहा जाता है। तो दोनों तो एक ही प्रकार का यूनिट है, इसीलिए आवर्धन का कोई यूनिट नहीं होता है, मात्रकहीन होता है। यह यूनिट लेस होता है, इसमें कोई मात्रक नहीं होता है। आगे क्वेश्चन 10 में कहा जा रहा है क्या है कि लाल प्लस हरा मिलकर क्या बनेगा। तो देखेंगे ये लाल हो गया, ये यहाँ हरा हो गया और ये नीला हो गया। ये 3 वर्ण जो होता है वह त्रिभुज के शीर्ष पर उसको प्राथमिक वर्ण कहते हैं। त्रिभुज के शीर्ष पर स्थित जो वर्ण होता है उसको प्राथमिक वर्ण कहते हैं, और 2 प्राथमिक वर्ण के मिलने से बनता है द्वितीयक वर्ण बनता है। तो प्राथमिक वर्ण कौन सा हो जाएगा या मूल वर्ण कौन सा हो जाएगा या कह सकते हैं आधारी वर्ण कौन सा हो जाएगा। तो लाल हरा नीला को ही कहा जाता है प्राथमिक वर्ण कहते हैं। द्वितीयक वर्ण क्या होता है, द्वितीयक वर्ण क्या होता है। तो द्वितीयक वर्ण 2 प्राथमिक वर्ण के मिलने से जिस वर्ण का निर्माण होता है उसे द्वितीयक वर्ण कहा जाता है। और द्वितीयक वर्ण कौन सा हो जाएगा जरा देखेंगे, जैसे लाल हो गया और हरा, लाल हरा को मिलाते हैं तो बन जाता है पीला। तो ये पीला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, तो यहाँ पर पीला हो जाएगा। फिर हरा प्लस नीला, हरा प्लस नीला ये हो जाता है आपका कौन सा, हरा प्लस नीला जो हो जाता है वो श्यान हो जाता है। और लाल और नीला, लाल प्लस नीला ये जो हो जाता है वह बन जाता है मैजेंटा बन जाता है, मैजेंटा। तो इस तरह से इसको ध्यान में रखेंगे ये त्रिभुज को, तो सारा प्रश्न इस पर आधारित बन जाता है। आगे 11 क्वेश्चन नंबर है क्या है, न्यूमेरिकल है कि एक बल्ब में 2 एम्पियर की धारा है, धारा दिया हुआ है 2 एम्पियर है, 2 सेकंड तक टाइम दिले है 2 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। तो बताया कि कितना कूलाम आवेश प्रवाहित होगा। तो आवेश प्रवाहित होगा, आवेश, तो आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। तो इस प्रश्न के सारे ऑप्शन को ध्यान से देखने पर पता चलेगा हर प्रश्न में डाटा तो एक है लेकिन उसका यूनिट जो है डिफरेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो बनाने पर डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो प्राप्त करना है, जैसे आवेश प्राप्त करना है तो आवेश का एसआई यूनिट कूलाम होता है। तो इस प्रश्न का एसआई मात्रक कूलाम के कारण पहला आंसर हो जाएगा। और कैसे होगा आपको मालूम होना चाहिए कि आवेश बराबर जो होता है वह I गुने T होता है, 2 गुने 2 अर्थात 4 होगा और C हो जाएगा, C का मतलब कूलाम हो गया। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि कौन सा तत्व नहीं है। तो कॉपर तत्व है, जबकि जल जो है, पानी जो है एक कंपाउंड है, मतलब ये यौगिक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पानी हो जाएगा। ऑक्सीजन भी तत्व है, हीलियम भी तत्व है। आगे कहता है कि पौधों में फ्लोएम के परिवहन के लिए उत्तरदायित्व कौन होता है। तो फ्लोएम के लिए उत्तरदायित्व जो होता है वह कौन सा होता है, फूड। क्या हो गया, फूड का मतलब क्या हो गया, भोजन होता है। एक क्या होता है, जाइलम होता है। तो जाइलम के लिए क्या होता है, वाटर, वाटर को वह ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब पानी को ट्रांसपोर्ट करता है। और जबकि फ्लोएम जो होता है भोजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये बातें को ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। आगे देखकर बात करते हैं। आगे है 14 में पोटेशियम की परमाणु संख्या है 19। पोटेशियम की परमाणु संख्या है 19। पोटेशियम का संकेत होता है K
और इसका जो लैटिन नाम जो होता है वह कैलियम होता है, इसलिए इसको K से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी द्रव्यमान संख्या जो दिले है वह 39 है। द्रव्यमान संख्या को A से रिप्रेजेंट करता है, तो कहता है न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, तो प्रोटॉन की दिले है, पोटेशियम की परमाणु संख्या है Z, तो प्रोटॉन की संख्या भी कितना हो जाएगा, परमाणु संख्या होगा उतना ही क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या होता है, और द्रव्यमान की संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या जोड़ न्यूट्रॉन की संख्या। तो यह 39 हो गया, प्रोटॉन की संख्या 19 हो गया, तो न्यूट्रॉन की संख्या ऑटोमेटिक निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 39 माइनस 19 बराबर हो जाएगा 20। तो उस परमाणु के नाभिक में यानी कि पोटेशियम के नाभिक में कितने न्यूट्रॉन होंगे, तो 20 न्यूट्रॉन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 2 ऐसा लिखा हुआ है, ऑक्सीजन के 2 निरूपित करता है, तो ये ऑक्सीजन का 2 जो है वह अणु को, मोलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑक्सीजन के क्या है 2 मोलिक्यूल्स है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे है 16 में कि फूल के नर प्रजनन को क्या कहा जाता है, तो फूल के नर प्रजनन जो होते हैं वो कई होते हैं, हालांकि इस प्रश्न के को ऑप्शन के अनुसार पुंकेसर हो जाएगा। तो फूल को जो नर भाग होता है उसको कहा जाता है क्या है, उसको एंड्रोसियम कहा जाता है, एंड्रोसियम कहा जाता है। इसको जायांग भी कहा जाता है, पुंकेश्वर भी कहा जाता है। इसका एक इकाई जो होता है स्टेमन कहलाता है, स्टेमन कहलाता है। ये जो होता है वो क्या कहलाता है, इसको फिलामेंट कहते हैं, फिलामेंट कहा जाता है, तंतु कहा जाता है। और यह जो भाग होता है उसको एंथर कहा जाता है, एंथर कहा जाता है, परागकोश कहा जाता है इसको। और इसके अंदर में जो होती है एक संरचना होती है, इस तरह का दाने दाने की संरचना होता है, उसको कहा जाता है पॉलन ग्रेन कहा जाता है, पॉलन ग्रेन कहा जाता है, जिसे हिंदी में परागकण कहा जाता है, परागकण कहा जाता है। ये जो होता है परागकोश कहा जाता है। एक जो होता है इकाई जो होता है उसको पुंकेश्वर कहा जाता है, पुंकेसर कहा जाता है। तो ये सारे जो होते हैं वो सब के सब फ्लावर के क्या है, नर जनन अंग है। और इसमें से कोई भी पेपर में हो सकता है ऑप्शन में, यहाँ पर जो प्रश्न का उत्तर जो होगा वो पुंकेसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन का ऑप्शन देखकर बात करते हैं। कहा जाता है कि गर्भाशय में भ्रूण के पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा हो जाएगा, तो गर्भाशय में जो भ्रूण होता है उसको पोषण प्रदान करने के लिए प्लेसेंटा के द्वारा क्या होता है, उसको पोषण मिलते रहता है, ऑक्सीजन मिलता है, ब्लड की आपूर्ति होती रहती है, तो वह आंसर प्लेसेंटा हो जाएगा। 18 क्वेश्चन नंबर कहा जा रहा है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न को कंफ्यूज नहीं होंगे कि मैं ये क्या है, ऊर्ध्वाधर जो कॉलम होता है उसको हम आवर्त कहेंगे या वर्ग कहेंगे। तो ऊर्ध्वाधर जो होता है आधुनिक आवर्त सारणी में, कन्फ्यूजन दूर करेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी जो होता है इस तरह के जो होता बना हुआ होता है, वर्टिकल जो होता है इसको वर्ग कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में। लेकिन सवाल आपको से क्या पूछा है, मेंडलीफ के समय में मेंडलीफ इसको क्या कह पाता था, तो मेंडलीफ जो था ऊर्ध्वाधर ये जो सतह जो कॉलम जो बन पाता है उसको कहता था समूह कहता था। ध्यान रखेंगे मेंडलीफ साहब क्या बोलते थे, समूह कहते थे। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में यही चीज़ का नाम जो है वह वर्ग कहा जाता है। तो ये कन्फ्यूज ना रखेंगे, मेंडलीफ के द्वारा बोला गया है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, समूह होगा। ये ग्रुप डी में सवाल पूछे जा चुके हैं। जितने क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहे हैं सारे के सारे जो है ग्रुप डी में आ चुका है। आगे देखते बात करते हैं। आगे 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि डैश समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। शैवाल जो है किसके अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखेंगे थैलोफाइटा जो होता है, थैलोफाइटा
थाइलोफाइटा में 3 बातें आती है। शैवाल को रखिए, शैवाल हो गया, एक कवक हो गया, और ये दोनों के बीच में जो काम करता है उसको बोलते हैं लाइकेन कहा जाता है। तो शैवाल या लाइकेन या कवक जो होगा वह किसका एग्जाम्पल होगा? थाइलोफाइटा का एग्जाम्पल हो जाएगा। और लाइकेन जो होता है शैवाल और कवक के बीच का काम करता है। तो बीच में कौन होता है? तो शैवाल और कवक के बीच में वह लाइकेन होता है। अगला क्वेश्चन जो होगा, अगला क्वेश्चन जो है वह अगला क्वेश्चन 20 नंबर जो है, कहता है डैश समूह 18 के तत्व होते हैं। समूह कहा जा रहा है 18 के तत्व क्या कहलाता है? तो 18 के तत्व का नाम तो बहुत सारे नाम आ जाता है। समूह 18 के जो तत्व होता है उसको कहा जाता है, आपको जीरो भी कहा जाता है, जीरो भी कहते हैं। जीरो वैलेंस जो होता है, सारे समूह 18 के जितने भी तत्व होते हैं सब के सब अक्रिय गैस होते हैं, और इसकी वैलेंसी जो होता है वह जीरो होता है, इसलिए जीरो समूह को भी इसको बोला जाता है, समूह 18 का। इसको उत्कृष्ट भी बोलते हैं, उत्कृष्ट भी कहा जाता है, उत्कृष्ट भी समूह कहा जा सकता है। इसको नोबेल कहा जाता है। नोबेल गैस जो होते हैं वह 18 तत्व में 18 समूह में आते हैं, ठीक है। तो ये सब की वैलेंसी जो होता है वह कितना होता है? जीरो होता है। यह किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता है। हीलियम को छोड़कर जितने भी अक्रिय गैस है सबके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। सिर्फ हीलियम के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है उसको कहा जाता है ड्यूएट कहा जाता है। पेपर में आ चुका है, ALP में पूछा गया है कि अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका नाम क्या है? तो एक होगा ड्यूएट होगा, और 8 इलेक्ट्रॉन जो होता है हीलियम को छोड़कर, जैसे नियॉन हो जाएगा, आर्गन होगा, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, ये सब के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसको कहा जाता है ऑक्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? ऑक्टेट कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन प्रश्न था समूह 18 के तत्व क्या होगा? तो ऑप्शन देख के बोल सकते हैं उत्कृष्ट गैस इसको कहा जाता है। तो उम्मीद करते होंगे कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ये अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को सर्किल में ये सारे वीडियो क्या कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।